नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और नज़र डालते हैं आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वह होगा नौसेना में कमीशन किया गया भारत का सबसे पहला ऐसा ग्लाइड मिसाइल विध्वंसक जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम। तो इसकी क्या खास बातें हैं इस बारे में हम देखेंगे। अगली खबर में हम रुक करेंगे ओमिक्रॉन का, जिसे अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाम दे दिया है ओमिक्रॉन, जिसका पहले नाम था B11529। तो दरअसल वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का रूप क्या है और किस प्रकार से ये काम करेगा, हम इस बारे में देखेंगे। अगली खबर में हम रुख करेंगे और बात करेंगे स्वदेश की। स्वदेश जो कि पहली बार एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाया गया है जिसके तहत हम विभिन्न बीमारियों को पढ़ पाएंगे। और कैसी बीमारियां? मस्तिष्क की बीमारियां, जिनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं जिनके लिए आज भी हमें पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। तो उसी डाटा के लिए इसी मंच का गठन किया गया है जिसका नाम है स्वदेश। अगली खबर में हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं और वह दिशा निर्देश किसके लिए हैं? वह एक बीमारी जिसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, और जिसे माना गया है कि यह कोविड-19 का एक आफ्टर इफेक्ट है, अर्थात उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद कुछ बच्चों में यह बीमारी पाई गई। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या है, इसे समझेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ की। सबसे तेज स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ पाया गया, और व्हाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है, कैसे बनता है, इस खबर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अंत में हम बात करेंगे सर्कॉन, जो कि रूस द्वारा प्रक्षेपित हाइपरसोनिक मिसाइल है। सो सर्कॉन कैसे काम करती है और भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, इसे भी समझेंगे। तो चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर में हम बात करने वाले हैं INS विशाखापट्टनम, जिसे बनाया है मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, और यह एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई INS। इसके कुछ खास जो प्रमुख बिंदु हैं उन्हें भी समझेंगे। INS विशाखापट्टनम बनाई गई प्रोजेक्ट 15B के तहत, जिसमें कुल 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। और पहला है INS विशाखापट्टनम, दूसरा जो है वह हमें मिलेगा 2023 तक तैनात किया जाएगा इसे, और बाकी 2 बचे हुए उम्मीद है कि 2025 तक जो है इन्हें तैयार किया जा सकेगा। अब अगर हम इस युद्धपोत की बात करें तो विशाखापट्टनम कुछ खास सेंसर और हथियारों से लैस है, और इन सभी हथियारों की मदद से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जहां हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है। सो यह जहाज परमाणु तौर पर, जैविक तौर पर और रासायनिक तौर पर हर तरह से किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम है। तो विशाखापट्टनम हथियारों और सेंसरों से लैस है, और इसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर वार करने वाली, सतह से हवा में वार करने वाली, मध्यम और छोटी दूरी की बंदूकें, और साथ ही साथ पनडुब्बी रोधी रॉकेट भी हैं। अब विशाखापट्टनम किस तरह से खास बनता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सो दरअसल इसका सबसे बड़ा हथियार होगा जिससे ये लैस होगा, वह होगी ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसमें से 8 मिसाइलें जो कि 4-4 के गुट में वर्टिकल लॉन्च के लिए तैयार की जाएंगी, इससे लैस है ये, और साथ ही साथ 290 किलोमीटर की रेंज के साथ यह युद्धपोत सुपरसोनिक गति से और बहुत ही सटीकता से, चाहे वो कोई जहाज हो, जमीनी लक्ष्य हो, दोनों के खिलाफ इसे दागा जा सकता है। सो ब्रह्मोस मिसाइल इसका खास हथियार जो इसे बहुत ही स्टेल्थ या बहुत ही मजबूत बनाता है। और साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की। तो INS विशाखापट्टनम पनडुब्बियों के खिलाफ इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें भारतीय सेंसर लगाया गया है जो कि ब्रह्मास्त्र जैसी हैवी टॉर्पीडो और लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर को भी मार्ग दिखा सकती है, अर्थात हमारे दुश्मनों के पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो ब्रह्मोस ब्रह्मास्त्र और इसके बाद इजरायली बराक भी इसी प्रणाली में भी शामिल होगा। सो अगर हम बात करें बराक की, तो यह विश्व भर में जानी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ ये लंबी दूरी के विमान, उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए और सबसे आधुनिक इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी उपलब्ध कराती है।
तो यह दुश्मन के सेंसर पर बहुत ही सटीकता से अटैक कर पाएगी और यही बनाता है INS विशाखापट्टनम को बहुत खास। तो INS विशाखापट्टनम में आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 15B के बारे में याद रखेंगे, जिसके तहत 4 युद्धपोत बनाए जाने हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन जो आजकल बहुत चर्चा में है। दरअसल ये है एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। इसे पहले जाना जा रहा था B11529 के नाम से। तो जैसा हम जानते हैं सभी वायरसेस इन्हें जीवित रहने के लिए नए संस्करण बनाने पड़ते हैं, नई म्यूटेशंस करनी पड़ती हैं। तो ये नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? ये नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ओमिक्रॉन, जो कि उत्पन्न हुआ साउथ अफ्रीका से और पहला इसका केस आया 9 नवंबर 2021 को। तो कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसके तहत ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पहले से उपलब्ध जितनी भी दवाइयाँ हैं या टीके हैं, कहीं उसके लिए इसे समझना या इसे रोक पाना मुश्किल ना हो जाए। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट हो जाता है जिसके तहत हमें इससे लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं को बेहतर तौर से समझना पड़ेगा। दरअसल अभी भी इस बात पर काम चल रहा है कि ओमिक्रॉन किस तरह से, क्या हमारे पहले से उपलब्ध परीक्षण या उपचार या टीके जो उपलब्ध हैं, क्या उनके तहत ओमिक्रॉन के खिलाफ भी उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो इस विषय पर आज भी चर्चा जारी है और यह ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि किस प्रकार से दूसरे लोगों तक फैलेगा, इस बात पर अभी भी चर्चा जारी है। सो यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से आया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जो कि दक्षिण अफ्रीका से आया और यह अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद अब जुड़ गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में। तो ओमिक्रॉन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे स्वदेश की। स्वदेश जो एक ऐसा मंच बन गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां हम विभिन्न बीमारियों को, मस्तिष्क की बीमारियों को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये बनाया गया है DBT और NBRC द्वारा, यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर द्वारा, और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर न्यूरो इमेजिंग की जाएगी। यानी कि ये एक मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से एक मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हम सभी तरह का डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के हिसाब से इन बीमारियों को पढ़ा जाएगा। तो 19 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया और किन 5 प्रमुख बीमारियों के बारे में पढ़ेगा, तो इसमें हमारे पास प्रमुख तौर पर आ जाते हैं अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और साथ ही साथ आ जाते हैं कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियां जैसे शाइजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा ये ऑटिज्म और एपिलेप्सी जैसे विभिन्न बीमारियों का डेटा भी एकत्रित करेगा और ख़ासतौर पर यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि भारतीय जनसंख्या में कितने लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूरो इमेजिंग के तहत हम ऐसे इमेज बायोमार्कर्स को समझेंगे जो कि इस डाटा को प्रदान करेंगे। और यह डाटा एकत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसका लाभ यह होगा कि हमारी जितनी भी रिसर्च है, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, वो आने वाले दिनों में इन इमेज बायोमार्कर्स का इस्तेमाल करके, इस डेटा का इस्तेमाल करके पर्याप्त प्रणाली प्राप्त कर रूपरेखा तैयार कर पाएंगे जहां हम इन बीमारियों को बेहतर तरीके से इनका उपचार कर पाएंगे। तो दुनिया भर के शोधकर्ता इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस पर आधारित बायोमार्कर्स का विश्लेषण करके किसी भी बीमारी की रूपरेखा को तैयार करने में उन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा, इमेज बेस्ड बायोमार्कर्स को देखा जाएगा और जब हम बात करते हैं बायोमार्कर्स की, तो ये कैसे कुछ खास जो कंपाउंड्स हैं जो कि पाए जाते हैं मस्तिष्क के अंदर, तो इन्हीं मस्तिष्क रोगों से संबंधित इन बायोमार्कर्स को समझने के लिए स्वदेश एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया मंच है। तो स्वदेश नाम आप याद रखेंगे। और अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर में, जहां हम बात करेंगे वाइट ड्वार्फ तारों के बारे में। तो सफ़ेद ड्वार्फ तारे क्या हैं, इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सफ़ेद ड्वार्फ स्टार तब बनते हैं जब भी कोई स्टार क्लस्टर जिसमें कोई ना कोई कोलिजन है, तो नए तारे बनते हैं। अब नए तारे बनने के बाद वो विभिन्न तरीके से बढ़ते हैं। सबसे पहले वो रेड जायंट्स बनेंगे और रेड जायंट्स बनने के बाद कोई भी तारा बन सकता है वाइट ड्वार्फ।
और आगे का सफ़र तय करने के लिए उसके लिए निर्धारित की जाती है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है इसे भी पढ़ेंगे, पहले इस खबर पर को समझ लेते हैं। हाल ही में कुछ खगोलविदों की एक टीम ने बहुत ही तेज घूमने वाला स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ, जिसे नाम दिया गया J0240952, जिसकी पुष्टि की है, जो लगभग 25 सेकंड के अंदर पूर्ण घूर्णन कर देता है, कंप्लीट रोटेशन इन 25 सेकेंड्स। तो व्हाइट ड्वार्फ कैसे तारे हैं? व्हाइट ड्वार्फ वे तारे होते हैं जिन्होंने एक समय में परमाणु ईंधन के रूप में सारी उपलब्ध हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है। तो इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और एक सामान्य व्हाइट ड्वार्फ को अगर हम समझना चाहें तो लगभग ये हमारे सूर्य के आधे आकार के होते हैं और 1 लाख गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी के मुकाबले। अब हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पर। हम जानते हैं जैसे सूर्य हमारा निकटतम तारा है, तो सूर्य में हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, जिसमें समस्त हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हीलियम बनाई जाती है। अब ऐसे व्हाइट ड्वार्फ तारे जब पूरी तरह से इनका हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाता है और काफ़ी जो है एनर्जी बन जाती है, उसके बाद इनके द्रव्यमान का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना तक पहुंच जाता है, तो ऐसे व्हाइट ड्वार्फ तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत बन जाते हैं। ऐसे तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत बन जाते हैं व्हाइट ड्वार्फ्स। तो फिर से ध्यान से सुनिए, जैसे हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत से सारे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेता है, तो ऐसे कुछ तारे जिनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, अब जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या नाभिकीय संलयन होगा तब ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसी ऊर्जा को बैलेंस कर दिया जाता है किससे? द्रव्यमान से, क्योंकि द्रव्यमान अधिक होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया लगभग पृथ्वी से 1 लाख गुना ज़्यादा। तो जब ईंधन का उपयोग किया जा चुका होता है और फ्यूजन जो है संलयन धीमा हो जाता है, उस समय बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ। ठीक जी, तो व्हाइट ड्वार्फ तारे, सभी व्हाइट ड्वार्फ तारे किसमें? ब्लैक ड्वार्फ में नहीं तब्दील होते और वहां पर एक सीमा तय की गई है जिसे नाम दिया जाता है चंद्रशेखर सीमा। अब चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा है वह संभावित द्रव्यमान जब किसी भी तारे का द्रव्यमान लगभग 1.4 गुना से अधिक हो। इससे ज़्यादा अगर किसी का द्रव्यमान है तो वह तारा बन जाएगा एक ब्लैक होल में या ये तब्दील हो जाएगा एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार में। ठीक जी, तो किसी स्थायी व्हाइट ड्वार्फ तारे का अधिकतम संभावित द्रव्यमान की सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। यह वह सीमा है जो अनिवार्य करती है कि कोई भी व्हाइट ड्वार्फ जो लगभग 1.4 गुना हो, इससे विशाल अगर कोई तारा है तो वह तब्दील हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ में या ब्लैक होल में। तो व्हाइट ड्वार्फ तारे क्या हैं, इन्हें समझने के लिए ध्यान रखेंगे। किसी भी नेब्यूला से जब कोई तारा उत्पन्न होता है, उस पर होता है नाभिकीय संलयन और इस नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा बनती है उसके तहत ये बन जाता है रेड जायंट स्टार। अब कोई भी रेड जायंट स्टार जब अपना पर्याप्त मात्रा हाइड्रोजन की जो उपलब्ध है उसे इस्तेमाल कर लेता है तो यह बदल जाता है एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में। और कोई भी व्हाइट ड्वार्फ जब तक चंद्रशेखर सीमा तक नहीं पहुंचेगा वह नहीं बन पाएगा ब्लैक होल में। ठीक जी, तो व्हाइट ड्वार्फ तारा क्या है और सबसे तेज से घूमने वाला व्हाइट ड्वार्फ तारा जो है उसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर में हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लिए कुछ खास दवाइयां बताई गई हैं। तो MIS-C यानी कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है, जैसा नाम इसका बता रहा है, जहां शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन हो जाती है और इसी सूजन की वजह से विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और बच्चों और किशोरों में ये लगभग 2 से 6 सप्ताह बाद पाया गया है। जो भी बच्चे और किशोर जो है कोविड-19 द्वारा ग्रस्त थे, उनमें 2 से 6 हफ्ते के बाद ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया।
अब अगर हम बच्चों की बात करें तो इसके संभावित लक्षण होंगे आँख में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, फेफड़ों में या गुर्दे में सूजन। पर अगर हम बात करते हैं किशोरों की तो वहाँ पर MISC किस तरह से काम करेगा, वहाँ पर यह कुछ न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को जन्म देता है, जिसमें आ जाता है किसी तरह का भ्रम आना, मति भ्रम आना या किसी तरह की स्पीच इम्पेयरमेंट आ जाना। तो अब इसी बीमारी के लिए क्या कारण दिए गए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा कि इस बीमारी के कारण भिन्न हो सकते हैं। या तो यह किसी तौर पर अनुवांशिक घटक हो सकता है, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों में नहीं पाया गया, केवल कुछ ही बच्चों में MISC पाया गया। तो या तो यह अनुवांशिक घटक हो सकता है या फिर यह वायरस के खिलाफ, जब कोविड-19 में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बने तो उन्हीं का कुछ आफ्टर इफेक्ट या उन्हीं की कुछ प्रतिक्रिया जो है जो देखने को मिली और वह बन गया MISC सिंड्रोम, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो ये इसके कुछ कारण हैं। अब दिशा निर्देशों की अगर हम बात देख लें तो दिशा निर्देशों में यह कहा गया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा बनाए गए स्टेरॉइड हैं और इनका इस्तेमाल इस बीमारी के खिलाफ किया जा सकता है। दरअसल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है और इसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मदद से हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस की सहायक से इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ध्यान रखने बात ये भी है दिशा निर्देशों में कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर तौर पर कोविड-19 रोगी नहीं रहा है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकता है। तो अधिक मात्रा स्टेरॉइड की अगर कोई गंभीर तौर से कोविड-19 से ग्रस्त नहीं है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा MISC के ट्रीटमेंट में। चलिए हम बात करते हैं सरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका सफल प्रक्षेपण किया रूस ने। तो हाल ही में रूस देश के उत्तर से युद्धपोत से अपनी सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी। और इससे पहले अगर हम बात करें, अब से लगभग 2 सप्ताह पहले चीन ने भी एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया था, जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये किस प्रकार से रूस की मदद करेगा? तो रूस के पास पहले से हाइपरसोनिक शस्त्रागार है जिनके नाम है एवेंगार्ड ग्लाइड वाहन और एयर लॉन्च्ड किंजल मिसाइल, और इन्हीं में अब शामिल हो गया है सरकॉन क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइलें जैसे हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों से बहुत भिन्न है। क्रूज मिसाइलों की ऊंचाई कम रहती है और ये पृथ्वी के वातावरण में ही प्रक्षेपण किए जाते हैं। तो रूस द्वारा ये निर्मित सरकॉन मदद करेगी रूस की पनडुब्बियां जिनका नाम है फ्रिगेट और क्रूजर। अब अगर हम इनकी प्रणाली के बारे में बात करें तो यह दरअसल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें काम करती हैं स्क्रैमजेट तकनीक पर। उसे भी समझेंगे, जहां हमने पहले भी स्क्रैमजेट तकनीक के बारे में बात की हुई है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में क्या फ़र्क है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जो अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या रॉकेट प्रोपेलेंट का ही इस्तेमाल करती हैं और यह क्रूज मिसाइलों का एक बेहतर संस्करण के रूप में है। जहाँ हम ग्लाइड व्हीकल की बात करते हैं तो यह मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पहले पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलती हैं और ऐसा करती हैं ये एक पारंपरिक रॉकेट पर। ठीक जी, तो ग्लाइड व्हीकल में और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क है ये आप याद रखेंगे। इसमें तकनीक जो इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है स्क्रैमजेट तकनीक, जो एक प्रकार का वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली है, यानी कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। और ये एक काफ़ी जटिल तकनीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही महंगा भी साबित होता है। तो अगर स्क्रैमजेट तकनीक की बात करें और भारत की बात करें कि भारत किस प्रकार से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, तो भारत याद रखिए अपने मिशन शक्ति में पहले ही अपने आप को ASAT के प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम साबित कर चुका है। साथ ही साथ DRDO ने ध्वनि की गति से 6 गुना से अधिक यात्रा करने वाली एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का भी प्रशिक्षण किया है। यह सफल प्रशिक्षण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा हैदराबाद में एक हाइपरसोनिक विंड टनल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो दरअसल एक
प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन एक सिमुलेटर फैसिलिटी है जिसमें वायु की गति से लगभग 5 से 12 तक जो है 5 से 12 अधिक जो है वहाँ गति तक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ये एक सिमुलेटेड प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन फैसिलिटी है। तो भारत अपने आप को इस तकनीक में सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत DRDO और इसरो ने ये उपलब्धियां हासिल की। तो इस बार के हमारे सप्ताह में यही कुछ खास रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। मैं आपसे अगले सप्ताह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।